बच्चों स्वागत है फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 7 पर। अध्याय का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें हम आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा के परिचय के ऊपर। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। तो बात को शुरू करते हैं सबसे पहले विद्युत धारा से। हमने दूसरे अध्याय के अंदर विद्युत धारा के बारे में विस्तार से बात किया है। हमारा जो पहला अध्याय था वो स्थिर वैद्युत था और दूसरा अध्याय था धारा वैद्युत। तो धारा वैद्युत के अंदर हमने पहले ये बता दिया है कि जब किसी चालक के अंदर आवेश प्रवाहित होता है तो उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। और अगर सही परिभाषा दी जाए तो ये कहते हैं कि किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये विद्युत धारा की परिभाषा हुई, अर्थात इकाई समय में जितना आवेश किसी चालक से होकर प्रवाहित होता है वो विद्युत धारा कहलाता है। धारा का मात्रक एम्पियर है, ये आप लोग जानते हैं। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी दिष्ट धारा। हम पहले दिष्ट धारा लिख लेते हैं। और दूसरी है प्रत्यावर्ती धारा। इन दोनों की परिभाषाएं समझ लेते हैं। हमें मुख्य रूप से इस अध्याय में प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात करना है, पर हमें दिष्ट धारा के बारे में भी पूरी जानकारी होना आवश्यक है। तो जब किसी चालक में बहने वाली धारा का मान तथा दिशा अपरिवर्तित रहते हैं तो इस प्रकार की विद्युत धारा को हम दिष्ट धारा कहते हैं। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि यदि कोई चालक है, इस चालक में बहने वाली धारा, जैसे हम यहाँ से बताते हैं कि ये ए है, ये बिंदु बी है, विद्युत धारा ए से बी की ओर आई बहती है, अर्थात इस चालक में बहने वाली धारा का मान आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि धारा सदैव ए से बी की ओर बहेगी और धारा का मान आई रहेगा। तो ऐसी धारा दिष्ट धारा कहलाती है। परंतु यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, दिष्ट धारा की शर्त, जो अनिवार्य शर्त है वो ये है कि धारा की दिशा अपरिवर्तित रहती है। धारा का मान तो बदल सकता है। तो यदि किसी चालक में बहने वाली धारा की दिशा अपरिवर्तित रहती है, अर्थात लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तो ऐसी धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। यदि इस धारा को व्यक्त किया जाए ग्राफ के रूप में तो हम इस प्रकार से समय के साथ में व्यक्त कर सकते हैं। समय को x अक्ष पर ले लें, धारा को y अक्ष पर ले लें। तो यदि स्थायी धारा स्थिर धारा बहती है तो समय अक्ष के समानांतर हम एक रेखा के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। या फिर धारा का मान बदलता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये I है और ये T है, परंतु दिशा नहीं बदलना चाहिए। सपोज धारा का मान इस प्रकार से बदल रहा है, कम भी हो रही है, ज्यादा भी हो रही है, परंतु दिशा जो है वो एक ही बनी हुई है। तो इस प्रकार की धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। अब आइए हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं सबसे पहले तो कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। तो यदि किसी चालक में बहने वाली धारा समय के साथ आवर्त रूप से बदलती है तो इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। एक बार पुनः, यदि किसी चालक में बहने वाली धारा का मान तथा दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं। आवर्ती अर्थात एक निश्चित समय में धारा धनात्मक दिशा में बहती है तो अगले समय ऋणात्मक दिशा में बहेगी, फिर धनात्मक दिशा में बहेगी, फिर ऋणात्मक दिशा में बहेगी। इस प्रकार की यदि धारा बहती है जो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, तो इस प्रकार की धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अगर परिभाषा दी जाए तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी चालक में बहने वाली धारा का मान तथा दिशा यदि समय के साथ लगातार बदलते हैं, आवर्ती रूप से बदलते हैं, तो इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा सामान्यतः हम इस प्रकार से कर्व के माध्यम से प्रकट करते हैं। ये प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। ये धारा I और ये समय, तो ये धनात्मक दिशा है और ये ऋणात्मक दिशा है, अर्थात धारा अपनी दिशा भी बदलती है। और इस प्रकार से धारा आधे चक्र के लिए धनात्मक दिशा में और आधे चक्र के लिए ऋणात्मक दिशा में बहती है। हम समझने की कोशिश करें कि आखिर ऐसा होता कैसे है। तो चलो आइए हम लोग पिछले अध्याय में हमने फैराडे के नियम पढ़े थे, हम वहां से बात को शुरू करते हैं
यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को गति करवाई जाए और कुंडली लगातार चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करे तो कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो कुंडली के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यहां पर कुंडली के क्षेत्र सदिश के साथ जो कोण होगा वो 0 से 360 डिग्री तक घूमेगा। चुंबकीय क्षेत्र सदिश के साथ 0 से 360 डिग्री तक घूम जाएगा एक पूरे चक्र में। तो ये कहा जा सकता है कि आधे चक्र में तो धनात्मक फ्लक्स होगा और शेष आधे चक्र में ऋणात्मक फ्लक्स होगा। तो इस प्रकार से एक पूरे चक्र के अंदर आधे समय तो फ्लक्स का मान बढ़कर 0 होगा और शेष आधे चक्र में ऋणात्मक दिशा में बढ़कर 0 होगा। तो इस प्रकार से जो दोनों सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसकी ध्रुवता भी बदल जाएगी। आधे चक्र के लिए एक सिरा उच्च विभव पर होगा तो अगले आधे चक्र के लिए दूसरा सिरा उच्च विभव पर होगा। तो इस प्रकार हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो समय के साथ लगातार बदलेगा। आधे चक्र के लिए एक सिरा धन पर है, शेष आधे चक्र के लिए दूसरा सिरा धन पर है। तो इस प्रकार जब ये सिरा धन है तो दूसरा सिरा ऋण है, जब दूसरा सिरा धन होगा तो पहला सिरा ऋण होगा। तो इस प्रकार उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल को प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहेंगे। और जब हम इसे बाह्य परिपथ में जोड़ेंगे तो जो धारा बहेगी वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाएगी। इस बात को अपन गणितीय रूप से समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फाई बराबर होता है बी डॉट ए, क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र का अदिश गुणनफल है चुंबकीय फ्लक्स। तो फाई बराबर लिख सकते हो आप बी ए कॉस थीटा, और थीटा क्या है? क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बनने वाला कोण। अब यदि कुंडली लगातार घूमती है तो क्या होता है? कोणीय वेग ओमेगा, यदि उस कुंडली का हम परिभाषित करें तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी लिख सकते हैं। अर्थात यदि टी समय में कुंडली थीटा कोण से घूम जाती है तो उसका कोणीय वेग होगा ओमेगा। और यहाँ से आप थीटा बराबर क्या लिख पाएंगे? थीटा बराबर हम लिख पाएंगे ओमेगा टी। अब आप इसको रिप्लेस कर दीजिए तो फाई का मान हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। यहाँ एक चीज और हम जोड़ लेते हैं, माना कि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो n बी ए कॉस ओमेगा टी, इसको समय के सापेक्ष अवकलित कर दिया जाए तो डी फाई बाई डी टी बराबर हो जाएगा माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और फैराडे का नियम कहता है कि E बराबर होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। और हम समानुपाती निशान को हटाकर -1 लिखते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम माइनस डी फाई बाई डी टी की जगह पर E लिख दें तो हमारी समीकरण बन जाएगी E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये देखिएगा कि ये E जो है ये समय का फलन है, समय पर निर्भर करता है। समय बदलेगा तो E का मान भी बदलेगा। अच्छा, साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान क्या होता है? 1। तो जब साइन ओमेगा टी 1 होगा उस स्थिति में E का मान भी अधिकतम होगा। अतः E बराबर E0। कब? जब साइन ओमेगा टी का मान 1 होगा तो वो E बराबर E0 होगा एन बी ए ओमेगा के बराबर। आप इसको यहां पर रख दें तो E बराबर हम लिख पाएंगे E0 साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक आ गया। यदि हम इसे थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लें तो E बराबर E0 साइन, और ओमेगा को मैं 2 पाई बाई टी से व्यक्त कर दूं तो 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। ये टी क्या है? ये एक पूर्ण चक्र लगाने में लगा समय है जिसको हम दोलन काल भी कह सकते हैं या आवर्त काल कह सकते हैं। तो ये आवर्त काल है टी। यदि हम इसको ग्राफीय रूप से प्रकट करें तो इस समीकरण को ग्राफीय रूप से हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे, ये 0, ये t/2,
ये t, ये 3t/2, ये 2t। तो इस प्रकार से जब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ हमें ऐसा प्राप्त होता है। ये 0 समय, ये t/2 समय, ये t समय, ये 3t/2 समय, ये 2t समय, और भी ये t/4 समय, 3t/4 समय। और भी हम इस चीज़ को अगर देखें तो यहाँ पर t के अलग अलग मान रखेंगे तो t वर्सेस e का ग्राफ हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के लिए है, और यदि इसको प्रतिरोध से भाग दे दिया जाए तो प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त हो जाएगी। तो I का समीकरण भी हम इसी अनुरूप लिख सकते हैं, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करते हैं। धन्यवाद।